वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ रहे हैं चुनकर आपके लिए एक बढ़िया फैंटेसी रोमांटिक फिल्म मूवी जो 2015 में रिलीज हुई थी और नाम है द एज ऑफ अर्लीन। अगर आप इस मूवी का पूरा मजा लेना चाहते हैं तो जरूर देखिए आखिर तक। तो कहानी की शुरुआत में अर्लीन नाम की एक औरत को दिखाते हैं जो अपनी कहानी की हीरो हीरोइन कुछ भी कह लीजिए। वो एक अपार्टमेंट में जाती है और एक फ्लैट का डोरबेल बजाती है। एक आदमी दरवाजा खोलता है और अर्लीन को कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है। असल में ये आदमी फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड वगैरह बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट है। अर्लीन ने सुजैन के नाम से अपने लिए एक फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने के पैसे दिए हैं इसको, और उसी को लेने के लिए अर्लीन यहाँ पर आई हुई है। ये फर्जी आईडी कार्ड्स वगैरह लेकर अर्लीन आ जाती है घर। तो उसके पास एक प्यारा सा डॉग है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है। कुछ देर के बाद वो अपने काम पे जाती है जो कि एक पुरानी लाइब्रेरी है। तो उसका बॉस उसे कुछ पुराने न्यूज वीडियो टेप्स को साल के अनुसार अरेंज करने के लिए कह देता है, मतलब ये काम देता है उसको। अर्लीन भी करने लग जाती है और ये साल 2014। लेकिन अर्लिन को पुराने जमाने की वीडियोस को देखने में बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होता है, फील होता है। और वो कुछ टिप्स को प्ले करके देखती है और यहाँ पे एक बड़ा सा ट्विस्ट रिवील होता है कि असल में अर्लिन पैदा हुई थी 1908 में, यानी कि 1908 में, और अब उसकी उम्र है 106 साल। पर इसके बावजूद देखो वो कितनी यंग है, और ये जानने के लिए हमें अर्लिन का पास जानना होगा कि वो इतनी यंग कैसे है। वेल, आइए देखते हैं फ्लैशबैक। 1908 में जनवरी 1 तारीख को, और वो भी रात के 12:01 को, अर्लीन सैन फ्रांसिस्को के एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में पैदा होती है। और क्योंकि उसकी पैदाइश इतनी खास दिन और खास टाइम पे हुई है तो इस बारे में उस वक्त न्यूज पेपर्स में भी काफी खबरें छपती है इसके बारे में भी एक वीडियो टेप होता है। अर्लीन उसे बड़े चाव से देखती है। फिर 1929 में 21 साल की उम्र में अर्लीन की शादी हुई थी। उसी वक्त सैन फ्रांसिस्को का वो गोल्डन ब्रिज निर्मित किया जा रहा था। तब अर्लिन अपनी माँ के साथ उस ब्रिज को बनते हुए देखने गई थी। तब उसका कैप उठकर उस ब्रिज पर काम करने वाले एक इंजीनियर के हाथ में लग जाता है। वो उसको अर्लिन को लौटाता है और इस दौरान दोनों को एक दूसरे से हो जाता है प्यार। इसके सिर्फ 3 ही महीने के बाद इन दोनों की शादी भी हो जाती है। और 3 साल के बाद उनकी एक प्यारी सी बेटी भी पैदा होती है जिसका नाम वो रखते हैं पिकी। इसके 5 साल के बाद यानी 1937 में गोल्डन ब्रिज अब भी बनकर तैयार नहीं हुआ था। तब उस ब्रिज में बड़ा डैमेज हुआ और ब्रिज गिर गया। इस दुर्घटना में अर्लिन का पति जो इस ब्रिज का इंजीनियर था बेचारा मारा गया। इसके बाद अर्लिन अपनी 5 साल की बेटी किकी के साथ अपने पेरेंट्स के यहाँ पर रहने के लिए आ गई। तो एक दिन किकी को पेरेंट्स के पास छोड़कर वो किसी काम से दूसरे शहर जाती है और वापस लौटते वक्त स्नो स्टॉर्म शुरू हो जाता है बहुत तेज। इस वजह से वो आगे का रास्ता ठीक से देख नहीं पाती और एक ब्रिज की दीवार से गाड़ी टकराकर बेचारी पानी में गिर जाती है। अर्लिन फ्रीज होते हुए पानी में डूबने लगती है और जल्दी उसका हार्ट बीट रुक जाता है। शरीर भी ठंडा पड़ जाता है, लगता है वो मर चुकी है। लेकिन तब अचानक ठीक उस जगह पे जहां अर्लिन डूबी हुई है वहां पे तेज बिजली गिरती है और जो एक इलेक्ट्रिक शॉक की तरह अर्लिन को लग जाता है। इसके बाद रुका हुआ उसका हार्ट बीट फिर चालू हो जाता है और थोड़ी देर में वो होश में आ जाती है। फिर आराम से स्विम करके पानी की सतह पे आ जाती है। इस घटना से न जाने उसके अंदर क्या बदलाव हुआ दोस्तों। उसकी एजिंग रुक गई, मतलब शरीर से उसकी उम्र 29 साल पे रुक गई। उसके बाद लगभग 80 साल के बाद भी अर्लिन अभी भी उसी तरह यंग दिखती है और उसकी लाइफ चलती जा रही है। बताओ, पहले पहले तो अर्लिन ने इस बात को रियलाइज नहीं किया, लेकिन जब अर्लिन 45 साल की हुई तब जब भी वो और उसकी बेटी बाहर जाती तो अर्लिन की फ्रेंड्स पूछती, माँ बेटी बिल्कुल एक ही उम्र की लग रही हो। मैंने 20 साल पहले तुम्हें जैसा देखा था तो माँ आज की वैसी ही दिखती हो। स्किन पे कहीं भी झुर्री नहीं है तुम्हारी, एक भी बाल सफेद नहीं हुआ है, कमाल है। इस तरह की बातें होने लगती हैं दोस्तों। और एक बार तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस देखकर ट्रैफिक पुलिस को शक हो जाता है कि ये कोई फेक ड्राइविंग लाइसेंस लिए गाड़ी चला रही है, क्योंकि अर्लिन दिखने में तो 29 की लगती है लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस में उसकी उम्र 45 छपी हुई है। एक बार तो एफबीआई के 2 एजेंट्स अर्लिन के बारे में स्टडी करने के लिए उसे अगवा करने तक की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्लिन जैसे तैसे उनसे बच निकलती है। अब अर्लिन को डर लगने लगता है और वो सोच में पड़ जाती है कि बिना उम्र गुजरे यूं ही जवान रहना चाहिए, मुझे मिला हुआ वरदान है या कोई शाप है। जाहिर है कि साइंटिस्ट उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे दोस्तों कि इतने साल से ये यंग कैसे है। अब अर्लिन को डर है कि कहीं लोग उसको लैब का चूफा ना बना दे। वो अपनी दुविधा अपनी बेटी किकी को समझाती है और कहती है, मैं वापस सैन फ्रांसिस्को जा रही हूँ। अगर यहाँ रही तो मुझे डर है कि ये लोग मुझ पे टेस्ट करते रहेंगे। सैन फ्रांसिस्को में मैं एक नए नाम और एक नई आइडेंटिटी के साथ जी लूंगी और कुछ दिन के बाद आकर तुम्हें देखूंगी। तब तक तुम नाना नानी के पास अच्छे से रहना, कहकर अर्लिन उसको अपना रिंग देती है और वापस सैन फ्रांसिस्को चली जाती है। वेल, अभी तक हमें अर्लिन का फ्लैशबैक दिखाया जा रहा था। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि इसके बाद से अर्लिन ने हर 10 साल में एक बार अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी, अपने रहने की जगह तक को बदलना शुरू कर दिया और उसके अनुसार उसने अपने लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाना भी शुरू कर दिया था ताकि कहीं पे भी किसी को शक ना हो। तो फिलहाल उसने अपना नाम जेनिफर रख लिया है और उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स बनवाए और उसी नाम से वो इस लाइब्रेरी में काम कर रही है। यहाँ पे कुछ वक्त रहने के बाद अब अर्लिन किसी दूसरी जगह एक फार्म में जाकर रहने वाली है और वहां वो सुजैन के नाम से रहेगी। इसीलिए अर्लिन ने उस आदमी से सुजैन के नाम से डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे। अब कल को न्यू ईयर और अर्लिन की एक फ्रेंड जो नेत्रहीन है
वो अर्लिन को अपनी पार्टी में इनवाइट करती है जो कि एक होटल में होने वाला है। वहाँ वो पियानो बजाने वाली है और इसीलिए वो अर्लिन को इनवाइट करती है। अर्लिन भी मान जाती है और अगले दिन उस पार्टी वाले होटल में चली जाती है। वहाँ पर कुछ फोटोज फ्रेम करके रखे होते हैं। एक फोटो तो लगभग 50 साल पुराना होता है जिसमें अर्लिन उस वक्त अपने फ्रेंड्स के साथ इस होटल में आई थी, बहुत पहले, मतलब 50 साल पहले। और तब एक मोमेंट को इस फोटो में कैप्चर किया गया था। उसे यादगार के तौर पर इस होटल वालों ने फ्रेम करके रख दिया था। अब अर्लिन उस फोटो को बड़े ध्यान से देखने लगती है, फिर अपनी फ्रेंड के साथ बैठकर मजे से बातें करती है। तब वहां पर एक आदमी आता है जो अर्लिन को देखने लगता है। अर्लिन भी उसको देखती है। उस आदमी को देखकर अर्लिन को न जाने क्यों बड़ा अजीब फील होता है और तभी एक औरत उस आदमी के साथ बहुत ही क्लोज होकर बातें करती है। तो अर्लिन को लगता है कि शायद ये उसकी गर्लफ्रेंड है। वेल, पार्टी के बाद जब अर्लिन लिफ्ट से नीचे जा रही होती है तो वो आदमी लिफ्ट में भी उसके साथ आ जाता है। तब वो आदमी बताता है कि जब आप मुझे देख रही थी ना, तो जो लड़की मेरे पास आकर बातें कर रही थी वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अर्लिन कहती, मैंने तुमसे उसके बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं, फिर मुझे क्यों बता रहे हो? तो कहता, आप बहुत देर से मुझे देख रही थी, मैं जानता हूँ, पर जब वो लड़की मेरे पास आई तो उसके बाद आप पार्टी में मुझे एकदम से इग्नोर करने लगी। तो मैंने सोचा इस बात को थोड़ा क्लियर कर दूं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अब इस पर तो अर्लिन हंस देती है और उसे भी बात नहीं बड़ा पसंद आ जाता है। और यही है दोस्तों अपनी कहानी का हीरो एलिस। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि अर्लिन को लव एट फर्स्ट साइट हुआ है तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। उसे एलिस से प्यार क्यों हुआ, ये बातें आगे आपको आगे जाकर रिवील होंगी। इसके बाद वो अपने बारे में कुछ बातें शेयर करती है। आखिरकार लिफ्ट आ जाती है नीचे और अर्लिन एक टैक्सी को हायर करके जाने लगती है। तो एलिस कहता है, जब इतनी बातें हो ही गई है तो अपना फोन नंबर भी दे दीजिए या कम से कम अपना पता तो बता ही दीजिए। इस पर अर्लिन हैप्पी न्यू ईयर कहकर टैक्सी में वहां से चली जाती है। वेल, अब इसी में अर्लिन एक बूढ़ी औरत से मिलने जाती है। ये कोई और नहीं, अर्लिन की बेटी किकी है दोस्तों। हमने फ्लैशबैक में देखा कि 1953 में किकी लगभग 20 साल की थी और अब यानी 2014 में उसकी उम्र है 80 साल, क्योंकि आज न्यू ईयर है और अर्लिन का बर्थडे भी। तो किकी अपनी माँ को बर्थडे विश करने आई हुई है। अर्लिन ने बहुत पहले उसको जो अपना रिंग दिया था उसे उसने आज तक अपने हाथों में पहन के रखा हुआ है। अर्लिन कहती है, मैं बस 7 हफ्ते यहाँ रहूंगी, मैंने एक फार्म हाउस खरीदा है, अब मैं अपनी आइडेंटिटी चेंज करके वहीं रहूंगी, तुम भी मेरे साथ आ जाना। तो किकी कहती है कि माँ, अब मेरी उम्र हो गई है और मैं जिस अपार्टमेंट में रहती हूँ वहाँ लिफ्ट नहीं है। इस उम्र में मुझसे रोज रोज सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं जाती, इसीलिए एक एल्डर्स केयर सेंटर में रहने का मैंने फैसला किया है। वहाँ बुजुर्गों की अच्छी देखभाल की जाती है। तो अर्लिन कहती है, अरे मैंने तुम्हारे लिए ही तो वो फार्म हाउस खरीदा है, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगी, तुम कहीं और जाकर क्यों रहना चाहती हो? इस सिचुएशन को जरा सोचिए। मामूली तौर पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो पेरेंट्स की देखभाल करने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर एकदम उल्टा हो रखा है दोस्तों, क्योंकि माँ बढ़ती उम्र के बावजूद यंग है लेकिन बेटी बूढ़ी हो चुकी है। पर किकी कहती कि माँ, मैं तो कुछ ही साल में पर रोग से बाहर जाऊंगी, फिर आप अकेले कब तक जगह जगह घूमती रहेंगी? अपने लिए एक साथी ढूंढ लीजिए, मेरे बाद आप अकेली हो जाएंगी। वैसे अर्लिन चाहती तो है शादी करके अपना एक नया परिवार बसाने के लिए, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं अभी तक, क्योंकि अगर उसने शादी करके बच्चे किए तो बच्चे बड़े होंगे, पति बूढ़ा हो जाएगा, बच्चे बूढ़े होकर चल बसेंगे, पति भी। लेकिन अर्लिन वैसी की वैसी ही रहेगी और उसे अपनी आंखों के सामने सबकी मौतें देखनी पड़ेंगी। खैर, सीरियसली वो ये हरगिज नहीं चाहती, इसलिए उसने अभी तक दूसरी शादी नहीं की। खैर, बेटी को वहां से विदा करके अर्लिन घर आ जाती है। अगले दिन जब अर्लिन काम पे जाती है तो वहां पर एलिस आ जाता है। असल में दोस्तों ये एलिस भाई साहब एक राइटर है जिन्होंने कई बुक्स लिखे हुए हैं, तो वो अपने कुछ बुक्स इस लाइब्रेरी को डोनेट करने के लिए आया हुआ है और कुल मिलाकर इन बुक्स की कीमत होती है $50,000। अर्लिन को देखते उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता और कहता है कि उस दिन तो आपने मुझे अपना नंबर पता कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन देखा किस्मत को यही मंजूर था कि हम दोनों को फिर इससे मुलाकात हो, अब तो अक्सर हमारी मुलाकातें होती रहेंगी। तो यहाँ पे अर्लिन जरा गुस्से में कहती है कि हमारी मुलाकातें क्यों होती रहेंगी बताओ, आप बुक्स डोनेट करने आए हैं तो बुक्स देखकर चले जाए, बेकार की बातें करने का मुझे शौक नहीं है। तो एलिस कहता है, मैं तो आप ही के हाथों में ये बुक्स देना चाहता हूँ और आपके साथ एक फोटो क्लिक करना चाहता हूँ। पर अर्लिन यहाँ पर फोटो के लिए साफ मना कर देती है, क्योंकि अगर वो फोटो खींचेगा तो किसी को दिखाएगा और क्योंकि वो राइटर है तो मीडिया में ये फोटो अब आ सकती है बाहर और फिर सबको अर्लिन के बारे में पता चल जाएगा कि ये कई जगहों पे कई नामों से रह चुकी है। एलिस कहता है, ठीक है, अगर आपको फोटो खिंचवाने में इतना संकोच है तो मैं जिद नहीं करूंगा, आप एक काम करो, कल मेरे साथ आउटिंग पे चलने के लिए प्रॉमिस करो तो मैं ये बुक्स डोनेट करने को तैयार हूँ। इसके लिए दोस्तों अर्लिन मान जाती है। तब जाकर एलिस लाइब्रेरी को अपने बुक्स डोनेट करके जाता है। अगले दिन दोनों आउटिंग के लिए जाते हैं। एलिस उसको एक अंडरग्राउंड गुफा में दिखाने लेकर जाता है। असल में कई 100 साल पहले लगभग 60,000 लोग कहीं से नाव में इस जगह पे आए थे, मतलब प्रेजेंट में जिसे सैन फ्रांसिस्को कहा जाता है वहां पर आए थे, ये समझ लीजिए। और उस समय वो अपनी नाव को यहाँ पर छोड़कर अलग अलग जगह पर माइग्रेट हो गए थे। कई साल हो गए तो वो नाव जमीन के अंदर दबकर रह गए और उसी जमीन के ऊपर यह सैन फ्रांसिस्को शहर बनाया गया था। जब शहर बनने लगा तो पानी के लिए पाइप्स वगैरह लगाने के लिए जो जमीन को खोदा जाने लगा तो अंदर ये बोर्ड्स मिले और तब से इस जगह को एक हेरिटेज साइट की तरह सेफ रखा जा रहा है। ये सब देखकर अर्लिन चौंक जाती है
और कहती है मैं कई साल सैन फ्रांसिस्को में रह चुकी हूँ, लेकिन आज तक इस अद्भुत जगह को मैंने देखा नहीं और मैं इसके बारे में कभी सुना, तो मुझे यहाँ पे लाने के लिए थैंक्स। अब एलिस अपने परिवार के बारे में बताता है और अर्लिन से उसके बारे में पूछता है, तो वो बस इतना ही कहती है कि मेरा एक प्यारा सा डॉग है, उसके अलावा मेरा कोई नहीं। वैसे देखो मुझे अब जाना होगा, बहुत देर हो गई है ना। एलिस कहता है आज के दिन तो बहुत ही नॉर्मल ना, किसी और दिन हम डिनर पे चलेंगे, मजा आएगा। तो अर्लिन हंसकर कहती नहीं नहीं, कुछ ही दिनों में मैं ये शहर छोड़कर जाने वाली हूँ, इसलिए हमारे ये बार बार मिलने का कोई फायदा नहीं होगा। बेचारा एलिस जरा उदास हो जाता है, लेकिन कहता है मैं एक जोक सुनाता हूँ चलो, और अगर आप उस जोक पे हंसी तो आप ये शहर छोड़कर नहीं जाएंगी। कहकर वो अर्लिन को एक जोक सुनाता है, और जोक भी ऐसा कि उससे ज्यादा वाहियात जोक इस दुनिया में ना हो। अर्लिन तो बस इसलिए हंस देती है कि वाहियात पने की भी हद होती है। वाहियात पना, ये मेरे मुंह से क्या निकल गया, ये वर्ड होता है दोस्तों क्या वैसे, पता नहीं। खैर छोड़िए, पर ये सुनने के बाद अलिस का चेहरा खिल जाता है और कहता है मैं जीत गया, देखा मैं जीत गया, अब आप ये शहर छोड़कर नहीं जाएंगे राइट। खैर आप कल मेरे घर आइए, आपके लिए एक बढ़िया दावत तैयार करके रखूंगा। एलिस सोचती है कि इस शहर को छोड़ने से पहले एक बार उसके घर चल ही जाऊं। तो अगले दिन वो एलिस के घर पर जाती है और उसे पता चलता है कि घर की पेंटिंग से लेकर बल्ब वायर ठीक करना, छोटे मोटे रिपेयर करना, ये सारे काम एलिस ही करता है। और इस घर में उसके अलावा कोई और है ही नहीं। घर में चीजें भी यहाँ वहाँ पड़ी होती है, लगता है वो घर को सजा धजाकर उसकी ओरिजिनलिटी बिगाड़ना नहीं चाहता। इस किस्म का इंसान है बताओ, एकदम खुली किताब की तरह। उसने अर्लिन के लिए सच में एक बढ़िया दावत तैयार की होती है जो काफी स्वादिष्ट होती है। अर्लिन को बड़ा पसंद आता है। फिर दोनों के बीच काफी देर तक गप्पे शप्पे होती हैं और बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इंटीमेट में। अगले दिन एलिस अर्लिन से पहले उठकर नाश्ता बना रहा होता है। जब अर्लिन जागती है तो देखती है कि एलिस फोन पे किसी से बात कर रहा है। असल में एलिस ने किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन देने का वादा किया था और उसी सिलसिले में वो उसे कॉल कर रहा है। लेकिन उस तरफ से पोर्चुगीज भाषा में कोई बोल रहा होता है, लेकिन एलिस को पोर्चुगीज नहीं आती। वो डगमगा रहा होता है और तब अर्लिन फोन लेकर बातें करती है और फिर एलिस को ट्रांसलेट करके बताती है कि क्या वो कहना चाह रहा है। एलिस दंग रह जाता है कि तुमने ये भाषा कब सीखी। अब दोस्त वो क्या जाने कि अर्लिन कई सालों से अपनी आइडेंटिटी बदल बदल कर पता नहीं कहाँ कहाँ होकर आ गई है और वहाँ की भाषाएं भी सीख गई है। फिर अर्लिन जल्दी जल्दी टैक्सी में काम के लिए निकलती है तो रास्ते में एक पार्क आता है जिसमें एक बेंच को देखकर उसे 50 साल पहले की याद आती है, जब वो अपने लवर से मिलने इसी पार्क में आई थी और इसी बेंच पर दोनों बैठकर बातें क्या करते थे। एक दिन वो अर्लिन को प्रपोज करने के लिए रिंग लेकर इसी बेंच पे बैठा हुआ अर्लिन का इंतजार कर रहा था। अर्लिन भी वहां पर आ तो गई थी, लेकिन दूर से उसको देखकर अर्लिन वहां से निकल गई थी। असल में अर्लिन उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि अगर वो उससे शादी करेगी तो फिर वही परेशानी, उसकी उम्र बढ़ जाएगी, वो मर जाएगा, लेकिन अर्लिन जवान रहेगी और वो ये सारी चीजें होते हुए देखना नहीं चाहती थी। तब उसने फैसला किया कि ये आदमी मेरे साथ एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएगा, फिर मैं इसे और दुख क्यों दूं, कम से कम ये तो एक चैन की जिंदगी जिए। यही सब सोच सोच कर अर्लिन उस दिन उससे मिले बगैर वापस चली गई थी और उसके बाद शहर छोड़कर भी चली गई। ये सारी बातें सोच सोच कर अब अर्लिन की आंखें भर आती है। फिर इसकी बुक्स पढ़कर वो घर आती है तो उसका डॉग बीमार होता है। डॉक्टर बताते हैं कि इसका किडनी फेल हो चुका है, ये जल्द मर जाएगा। सुनकर अर्लिन को बहुत दुख होता है क्योंकि अब तक कई डॉग्स पाल चुकी है वो, और हर डॉग इसी तरह बीमार पड़कर या बूढ़ा होकर मर जाता है। और अर्लिन जो अपना अकेलापन दूर करने के लिए डॉग को पालती है वो फिर अकेली पड़ जाती है। इतना ही नहीं, अर्लिन के रिश्तेदार, उसके फ्रेंड्स, उम्र में उससे छोटे सभी के सभी बूढ़े होते और एक दिन मर जाते। लेकिन अर्लिन उन सबको खोकर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहने वाली है, यही तो होगा अब, और वो भी इस जवान रूप में। दोस्तों यही सोच सोच कर उसका दुख और बढ़ जाता है कि ऐसी जिंदगी जीकर क्या फायदा जहां अपने करीबी लोगों के बस मौत ही मौत देखने को मिले। दोस्तों आखिर में उसका ये प्यारा सा डॉग भी मर जाता है। इसके बाद वह इसके साथ काफी क्लोज हो जाती है। दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। लेकिन एलिस के साथ भी वही सब होगा ना जो अर्लिन के लवर के साथ उसके फ्रेंड्स के साथ हुआ था। एक दिन वो भी बूढ़ा होकर मर जाएगा और अर्लिन फिर अकेली रह जाएगी। यही सोचकर अर्लिन इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहती है। और एक दिन जब वो अर्लिन से मिलने आता है तो वो उसके मुंह पे कह देती है कि प्लीज आइंदा से मुझसे मिलने मत आना। बेचारा बहुत परेशान होकर चला जाता है कि क्या हो गया जाना। अर्लिन भी कम दुखी नहीं होती। वो इस बारे में अपने बेटे की किसे कहती तो किटी कहती, देखो माँ, कल जो होगा उसके बारे में सोचकर आप अपना और एलिस का आज क्यों बर्बाद करना चाहती है। कल के लिए आज को क्यों बर्बाद करना, जाकर उससे माफी मांगे और प्लीज उससे शादी करके अपनी लाइफ को जीना शुरू करिए। अर्लिन कहती है कि मैंने हर 10 साल में अपना नाम और आइडेंटिटी बदलकर जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स यूज किए हैं, जो फ्रॉड किया है, उसके बारे में अगर पता चल गया तो सोचो एलिस पर क्या बीतेगी। वो एकदम टूट जाएगा बेचारा। ऊपर से मैंने कितने लोगों को गलत नाम, गलत आइडेंटिटी बताकर धोखा दिया, उसका क्या। चिकी कहती है, आपने अब तक जिन लोगों से झूठ बोला था वो लोग जिंदा थोड़ी है माँ, सब बूढ़े होकर मर चुके हैं। आगे भी आप जिनसे झूठ बोलेंगी वो भी एक न एक दिन मर जाएंगे, लेकिन आप तो जिंदा रहेंगे ना। आप बस अपनी लाइफ का सोचो, प्लीज जाकर जरा एलिस से माफी मांगो और उसके साथ सेटल हो जाओ। इस पर अर्लिन भी हिम्मत करके एलिस से मिलने जाती है और उसको एक जगह पर लेकर जाती है। और क्योंकि अर्लिन काफी पुरानी जगहों को जानती है
आखिर वो 100 साल जिंदा जो रह चुकी है। फिर वो एलिस को हार्वर्ड के पास एक पुराने थिएटर में लेकर जाती है। वो जानती है एलिस को पुरानी चीजों में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। वो एक ड्राइव इन थिएटर होता है जहाँ बड़े स्क्रीन पर पिक्चर दिखाई जाती है और लोग कार में वहां कर अपनी कार में बैठकर बड़े स्क्रीन पे मूवी देखते हैं। फिलहाल वहाँ कई पुराने जमाने की कार रखे होते हैं और वो उनमें से कार में बैठ जाते हैं। एर्लिन एलिस से माफी मांगती है कि देखो उस दिन मुझे तुम्हारा दिल दुखाने के लिए माफ कर दो। वो मेरा डॉग मर गया था और मैं उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाई और मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था क्योंकि मेरा इकलौता साथी था वो और वो मर चुका था। और फिर मैंने गुस्से में वो गुस्सा तुम पे उतार दिया। उसके लिए प्लीज माफ कर दो। तो एलिस भी कहता है उस बात को तो मैं कब तक भूल भी चुका हूँ। मुझे लगा कि आप किसी और बात से गुस्सा हो और मुझ पे बरस पड़ी। मैंने आपकी बात का जरा भी बुरा नहीं माना। अब दोस्तों एलिस का ये नेचर, हर बात को पॉजिटिव नजरिए से देखना और सबसे केयर करना, सबसे खुल मिलकर बात करना, ये सारे गुण एलिन को बहुत ही अच्छे लगते हैं और अब वो एलिस से और भी ज्यादा घनिष्ठ प्यार करने लग जाती है। एर्लिन का एक्स लवर जिससे वो उस दिन पार्क में मिले बगैर लौट गई थी, उसका और एलिस का कैरेक्टर लगभग जैसा होता है। इतना ही नहीं, एर्लिन को लगता है कि इन दोनों के चेहरे भी काफी मिलते जुलते हैं और इसी पॉजिटिव सोच के साथ वो अब एलिस से बात करने लगती है और दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। अब अगले सीन में क्रिसमस सीजन होता है और एलिस एर्लिन को अपने पेरेंट्स से मिलवाने उसे अपने घर इनवाइट करता है। दोनों कार में जाते हैं मस्त। एर्लिन ड्राइव करती है और वो बहुत ही फास्ट चलाती है और एलिस की घबराहट के मारे प्राण निकल जाते हैं। घर के जरा पास पहुंचने पे रास्ते में एक लड़की जा रही होती है जो कि एलिस की बहन है। उसे भी कार में लेकर वो घर की ओर जाने लगते हैं। यहाँ पे एर्लिन और एलिस की बहन का परिचय हो जाता है। अब दूसरी ओर एलिस के घर में उसके पेरेंट्स बहुत ही बढ़िया दावत तैयार करके एलिस और एर्लिन का इंतजार कर रहे होते हैं। एलिस ने उनको बता दिया था। अब एलिस ने उनको ये बताया था कि वो जेनिफर नाम की एक लड़की से शादी करना चाहता है और उसको घर भी लेकर आवा है। वो घर पहुंचते हैं तो एलिस की माँ एर्लिन को, जिसे ये लोग जेनिफर समझते हैं, उसको देखकर बड़ी खुश होती है। लगता है दोस्तों एलिस की माँ को एर्लिन पसंद आ गई है। इतने में पापा आ जाते हैं। अब एर्लिन को देखकर एक पल के लिए तो वो शौक में चले जाते हैं और जरा खुद को संभाल कर कहते हैं कि तुम तो हूबहू एर्लिन लग रही हो। बस तो यहाँ पे एक चौंकाने वाली बात बताऊं आपको। असल में एलिस के जो पापा है ना, वही एर्लिन का वो एक्स लवर था जो 50 साल पहले एर्लिन को प्रपोज करने के लिए उस पार्क में आया था और वहां बेंच पे बैठा हुआ था। लेकिन एर्लिन उससे मिले बगैर चली गई। लेकिन एलिस के पिता ये सोचते हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 50 साल पहले जो यंग थी वो अभी भी उसी तरह यंग हो। इसीलिए वो खुद को संभाल कर कहते हैं कि कई साल पहले मैं एर्लिन नाम की एक लड़की को जानता था। तुम बिल्कुल उसी की तरह दिखती हो। एर्लिन भी चौंक जाती है कि इतने साल के बाद भी वो अपने एक्स लवर से मिल रही है और वो भी इन हालात में। उसकी आंखों में यार आंसू आ जाते हैं, सच बताओ तो। पर वो उस बारे में कुछ नहीं कह सकती और ये कहकर मैनेज करती है, हाँ एर्लिन मेरी माँ थी। मेरा नाम जेनिफर है। 6 साल पहले मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। ये सुनकर वह हैरान रह जाते हैं कि मैं तो एर्लिन से लंदन में मिला था। वो इस पर एर्लिन कहती है 1950s और 60s के दौरान मेरी माँ लंदन में ही थी, फिर वो यहाँ गई। इस तरह वो झूठ पे झूठ बोली जाती है। वो अब इसके बाद सभी डिनर करते हैं। एलिस के पापा, जिनका नाम विलियम है, वो बाहर बैठे होते हैं और उन्हें अब भी यकीन नहीं होता कि अगर ये एर्लिन की बेटी है भी तो एकदम उसकी डुप्लीकेट कॉपी की तरह कैसे हो सकती है। और यहाँ दोस्तों विलियम का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। असल में विलियम्स कॉमेट्स वगैरह के बारे में रिसर्च करना चाहता था, लेकिन घर की सिचुएशन के हिसाब से उसे मेडिकल पढ़ना पड़ा। वो साइकिल पर पोस्ट डिलीवर करने का पार्ट टाइम जॉब भी करता था। ऐसे में एक दिन एर्लिन की कार ब्रेक डाउन होकर रास्ते में रुकी होती है। तब विलियम ने कार को धक्का देकर एर्लिन की मदद की थी और जैसे कि कार स्टार्ट हुई तो एर्लिन वहां से निकल गई थी। विलियम को लगा कि अजीब है कि मैंने इसकी मदद की लेकिन इसने मुझे लिफ्ट तक ऑफर नहीं किया, बताओ। फिर वो अपना साइकिल उठाने जाता है तो एर्लिन की कार वापस आती है और फिर क्या था दोस्तों, विलियम के साइकिल को अपनी कार में रखकर वो उसे लिफ्ट भी देती है। दोनों मजे से बातें करते हुए जाने लगते हैं। वहां से शुरू हुई थी विलियम और एर्लिन की प्रेम कहानी। ये सारी बातें प्रेजेंट में विलियम सोच रहा होता है। फिर सब बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तब एलिस सभी को बताता है कि वो और एर्लिन कैसे मिले थे। मतलब यहाँ पे दोस्तों वो एर्लिन का नाम तो नहीं लेता, वो जेनिफर कहता है क्योंकि उसे भी थोड़ी पता है असल बात, लेकिन हम उसको एर्लिन से ही बोलेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, यहाँ पे वो बताता अपनी फैमिली को कि वो कैसे मिले और फिर विलियम एर्लिन को यानी जेनिफर को बताता है कि कैसे वो स्पेस रिसर्च करना चाहता था लेकिन मेडिकल करना पड़ गया उसको। और फिर जब तुम्हारी माँ एर्लिन से मैं मिला 50 साल पहले तो उसने मुझे बहुत ही एनकरेज किया कि सच्चे दिल से तुम जो करना चाहते हो वही करो। और उसी के मोटिवेशन से मैंने मेडिकल फील्ड छोड़कर अपने पसंद से स्पेस रिसर्च करना शुरू किया। विलियम बात बात पे एर्लिन का जिक्र करता है तो उसकी वाइफ भड़क जाती है और गुस्से में उठकर चले जाती है कि क्या हो गया तुम्हें आजकल, जब से ये आई है तब से बस एर्लिन एर्लिन लगा के रखा हुआ है। विलियम कहता है मैं तो बस उसकी माँ को जानता था और मैंने कोई गलत बात तो नहीं की ना। पर उसकी वाइफ कहती है नहीं, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तो शक है कि तुम और वो एर्लिन उस जमाने में काफी क्लोज रहे होंगे, अभी तुम्हें उसके बारे में इतनी सारी बातें याद है। इस पर विलियम उसे शांत करता है कि हाँ मैं मानता हूँ हम दोनों क्लोज थे, लेकिन जब उसने मुझसे मिलना जरूरी ही नहीं समझा तो मैंने मूव ऑन कर लिया। और पिछले 40 साल से मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें तो पता ही है, आज तक मैंने कभी उसका जिक्र किया नहीं ना। तो मेरा यकीन करो वो मेरे दिल से कब की जा चुकी है। मुझे बस उसके बारे में जानना था कि वो गई
गई कहाँ थी और मुझसे मिली क्यों नहीं। इसीलिए मैं उसकी बेटी से पूछ रहा था। फिर वो एक जनरल नॉलेज रिलेटेड गेम खेलते हैं। इसमें विलियम 1940s-50s के वक्त से रिलेटेड सवाल करता है और एर्लिन सबका सही सही जवाब देती है। सभी हैरान होते हैं कि ये ठहरी यंग लड़की 1950 की घटनाओं को इतनी डिटेल में कैसे जानती है। पर क्योंकि एर्लिन लाइब्रेरी में काम करती है तो उन्हें लगता है कि शायद वो कई बुक्स पढ़ती होगी और इसीलिए उसको इतना कुछ पता है। इसीलिए वो इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। फिर रात को एर्लिन टहलने निकलती है तो विलियम भी वहां पर आ जाता है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं और तब वो बताता है कि तुम्हारी माँ से जब मैं मिला था ना तो वो काफी यंग थी, लेकिन इस मेच्योरिटी के साथ वो सुलझी भी बातें करती थी। उससे लगता था कि वो 40 से 50 साल की औरत है। उसी के एडवाइस पर मैंने स्पेस रिसर्च पे ध्यान दिया और जब मैं मेटेरॉइड पर रिसर्च कर रहा था मैंने देखा कि एक बहुत ही बड़ा मेटेरॉइड पृथ्वी की ओर आ रहा था। मैंने स्पेस रिसर्च सेंटर को इस बारे में खबर भी की थी, लेकिन खुशकिस्मती से वो पृथ्वी पर नहीं गिरा बल्कि उसका पाथ डिवेट हुआ और वो स्पेस में कहीं और गिर गया। उस मेटेरॉइड को मैंने अर्लिन का नाम दिया क्योंकि वो मेटेरॉइड पृथ्वी पर गिरने वाला था लेकिन मिस कर गया। वैसे जैसे तुम्हारी माँ मुझसे मिलने वाली थी लेकिन मिस कर गई। कहते कहते दोस्तों वो काफी इमोशनल भी होता है। अर्लिन तो डगमगाकर खड़ी की खड़ी रह जाती है क्योंकि वो कुछ कह नहीं सकती। अगले दिन उनके घर में कुछ पार्ट्स आए होते हैं। अर्लिन गेम को देख रही होती है। तब उसके सर पे कोई कीड़ा बैठा होता है जिसे हटाने के लिए विलियम कोशिश करता है, लेकिन तब वो अर्लिन के हाथ में एक निशान देख लेता है और उसको देखकर वो जैसे पागल आ जाता है और एकदम टेंशन में। असल में उसने अपनी पुरानी चीजें एक जगह रखी होती है और अब वो उन्हीं को देखने जा रहा होता है। यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब विलियम और अर्लिन प्यार करते थे तो वो जंगल में कैंपिंग के लिए गए थे। तब अर्लिन के हाथ में एक रुकी लकड़ी का घाव हो गया था और बहुत खून भी बहा था। तब विलियम ने उसके हाथ पे पट्टी बांधी थी और उसके साथ एक फोटो भी खींची थी जिसमें अर्लिन ने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की थी। प्रेजेंट में विलियम उसी को देखता है और वो समझ जाता है कि जो इसके साथ आई है वो जेनिफर नहीं बल्कि अर्लिन ही है। जरूर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो इतने सालों बाद भी उतनी ही यंग है। इसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन तो होगा ही। तो वो तुरंत जाकर अर्लिन से इस बारे में डायरेक्टली पूछ लेता है। एक पल के लिए तो फ्रीज हो जाती है कि क्या कहूँ और फिर रोने भी लगती है क्योंकि वो इस बार कोई झूठ नहीं बोल पाती। इतने सालों से उसके अंदर ये पछतावा तो था ही कि उसने विलियम से प्यार करके फिर उसे छोड़ दिया। उस बेचारे को पता तक नहीं था कि अर्लिन उसकी लाइफ से क्यों चली गई थी। अब वो विलियम को सब कुछ बता देती है कि किस तरह उस एक्सीडेंट के बाद उसकी उम्र बढ़ी ही नहीं। हर 10 साल में एक बार किसी न किसी तरह से उसको अपना नाम चेंज करके जगह जगह जाकर रहना पड़ गया। जो भी उससे करीब आता उससे रिश्ता बनाता है। उन्हें मरते हुए देखना और कभी न खत्म होने वाली ये जिंदगी कैसे उसके लिए शाप बनकर रह गई, ये सब उसको बताती है। और ये भी कहती है कि मुझे इससे बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। असल में अर्लिन की शादी हुई और कीकी पैदा हुई। उसके 5 साल बाद उसके पति की मौत हो गई। उसके कुछ साल के बाद ही उसकी मुलाकात विलियम से हुई थी और उसने विलियम से प्यार किया। अब वो विलियम को अपनी दुविधा बताती है कि उस दिन मैं तुमसे क्यों नहीं मिली। इसलिए नहीं मिली क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें मैं मरता हुआ देखूं। विलियम ने उसकी बात समझ पाता है। वो बताती है कि कुछ दिन हुए एलिस को जाने में मुझे, और जब मैंने एलिस को देखा तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा जैसे वो तुम ही हो। इसलिए मुझे वो बहुत पसंद आ गया, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो सच में तुम्हारा ही बेटा होगा। हर जिंदगी मुझे ऐसे एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी, मुझे इसका भी अंदाजा नहीं था। देखो अब जब तुम्हें यह सब पता चल चुका है तो मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, ना तुम्हारे लिए और ना तुम्हारे बेटे के लिए, ना ही तुम्हारे परिवार के लिए। और विलियम कहता है कि तुम्हारी असलियत सिर्फ मैं और तुम जानते हैं। तो मेरे बेटे के साथ एक हैप्पी लाइफ जियो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। हर दिन कहती नहीं, मेरा जमीर इसकी इजाजत नहीं देता, कहकर वो जल्दी वहां से निकलती है। विलियम उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अर्लिन सीधे विलियम के घर से एलिस के लिए एक लेटर छोड़कर अपना लगेज लेकर निकल जाती है। एलिस बेचारा नहा फिर आता है और तब वो उस लेटर को देखता है जिसमें अर्लिन ने लिखा होता है कि मेरी और तुम्हारी रिलेशनशिप इससे आगे नहीं बढ़ सकती। मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूँ, इसीलिए तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अब तभी दोबारा हमारी मुलाकात नहीं होगी। मैं तुम्हारी नजरों से दूर जा रही हूँ। एलिस को तो जैसे शौक लगता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये वो क्या गया। फिर वो अपने पापा विलियम से पूछता है कि कहीं आपने कुछ कह तो नहीं दिया। विलियम कहता है मैंने कुछ नहीं कहा बेटा, लेकिन वो चली गई है और मैं उसे रोक नहीं पाया। एलिस कहता है ठीक है पापा, मैं जाकर देखता हूँ कुछ, प्लीज मुझे कार की चाबी दीजिए। विलियम पूछता है क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो। एलिस कहता है ये कैसा सवाल है पापा, वो मेरे लिए अपनी जान से भी प्यारी है, उसके बिना मेरी लाइफ नहीं चल सकती। विलियम कहता है ऐसी बात है तो ये लो चाबी और ढूंढ लाओ उसको। एलिस कार में उसे फॉलो करने जाता है। अर्लिन बेचारी रोती हुई ड्राइव कर रही होती है, लेकिन तब अचानक एक मोड़ पे एक ट्रक आकर उसकी कार से टकरा जाता है और उस फोर्स में अर्लिन दूर जाकर गिरती है। ट्रक का ड्राइवर गाड़ी रोककर अर्लिन को देखता है, लेकिन उसकी मदद करने के बजाय वो जल्दी से वहां निकल जाता है ताकि कोई उसको देख ना पाए। और अर्लिन दोस्तों जिस तरह कई साल पहले उस एक्सीडेंट में पानी के अंदर से सांस नहीं ले पा रही थी, उसी तरह आज भी उसकी दिल की धड़कन रुक जाती है और इसमें फॉल हो रहा होता है। उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी घटता जाता है। इतने में एलिस वहां पर पहुंच जाता है और उसे इस हालत में देखकर वो तड़प उठता है। क्या हो गया? वो देखता है कि अर्लिन का हार्ट बीट रुक चुका है।
तो वर्ल्ड इनको सीपीआर देता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। पर लगता है किसी ने इस एक्सीडेंट को देखा और एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। एम्बुलेंस भी आ जाती और वर्ल्ड को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसका हार्ट बीट चालू करने की करते हैं कोशिश। कई साल पहले जिस तरह उस बिजली के गिरने से उसका हार्ट बीट फिर शुरू हुआ था, आज भी अर्लिन के अंदर उसी तरह की फिर से जान आ जाती है और आज उसका हार्ट बीट फिर एक बार चालू हो जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फिर इसकी तो जैसे जान निकल गई थी और उसे ठीक ठाक देखकर तब उसकी जान में जान आती है। यहाँ पे वो बहुत ही इमोशनल होकर पूछता है कि तुम मुझे छोड़कर गई क्यों, वो भी इस तरह अचानक। तो इस बार एर्लिन हिम्मत करके उसे अपना सच बता ही देती है और कहती है मेरी उम्र 106 साल से भी ज्यादा हो गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, वो ये भी बता देती है कि विलियम उसका एक्स लवर था जिसे एक पॉइंट पर उसने अपने इस दुविधा की वजह से छोड़ दिया। एलिस उसकी बात को समझता है और यहाँ ये दोनों एक हो जाते हैं। इतने में की आ जाती है और एलिस से कहती है अच्छा तो तुम ही हो जो मेरे नातिन से शादी करने वाले हो। फर्दर एर्लिन कहती है बेटी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने एलिस को सारा सच बता दिया है। इस पर की भी हंस पड़ती है और वो अपनी माँ के लिए बहुत खुश होती है। एर्लिन को अब एक छोटी जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है क्योंकि एलिस उसका सच जानकर भी उससे प्यार करता है और उसे सच बताने के बाद एर्लिन का जी बिल्कुल हल्का हो जाता है। अब एर्लिन, एलिस और की साथ ही रहने लगते हैं। एर्लिन ने एक नया डॉग भी खरीद लिया है। दूसरी ओर विलियम और उसकी वाइफ अपनी 40वीं मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, जहां विलियम अपनी मैरिड लाइफ के बारे में कई बातें शेयर करता है कि किस तरह वो और उसकी वाइफ ने मुश्किल स्थितियों में एक दूसरे का साथ दिया। और आगे बढ़े, एर्लिन और एलिस भी उस फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तब एर्लिन आईने में खुद को देखती है और वो नोटिस करती है कि उसका एक बाल सफेद हो रखा है। नॉर्मली जब कोई पहली बार अपने बाल सफेद होते हुए देखता है तो वो ज्यादातर छुपाने की ही कोशिश करता है या फिर जरा परेशान हो जाता है कि यार ये क्या हो गया, बाल सफेद हो रहे हैं, बूढ़े हो गए। बहुत ही कम लोग होंगे जो उसको एक नेचुरल प्रोसेस समझकर एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन यहाँ सफेद बाल देखकर एर्लिन की खुशी का ठिकाना नहीं होता क्योंकि उसको यकीन है कि वो भी अब एक नॉर्मल लाइफ जीने वाली है और वो भी मरेगी और इसके साथ ही बूढ़ी होगी तभी उसका अंत होगा। हमेशा जवान और जिंदा रह पाना उसके लिए एक शाप बन चुका था, इसीलिए वो उस शाप से मुक्ति पाने के रास्ते पे चल पड़ी। जानकर बड़ी खुश होती है वो। कई साल पहले जिस एक्सीडेंट ने उसे कभी न मरने की और हमेशा यंग रहने की शक्ति दी, रिसेंटली हुए एक्सीडेंट में वो शक्ति चली गई और यहाँ से उसका एजिंग शुरू हो गया है, यानी कि अब वो एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी गुजारेगी। यही सब सोचकर वो खुश होती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये अलग तरीके की मूवी होती है खत्म। बाकी दोस्तों आप लोग बताइए आपको मूवी कैसी लगी, स्टोरी कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन।